साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे ये जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर देखेंगे और इसके 150 प्रश्नों में से 75 प्रश्नों को इस पहले वीडियो में और इसके नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को इसके सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो ये जो आपके पूरे प्रश्न हैं ये एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि सैंधो सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त मृदभांड पर प्यासा कौवा और चालाक लोमड़ी की आकृति का अंकन किया गया है? तो ये लोथल से प्राप्त मृदभांडों पर। ठीक है, सैंधो मृदभांड जो है मुख्यतः लाल या गुलाबी हैं जिन पर काले रंग से आकृतियों का अंकन किया गया है। और वहीं पर मोहनजोदाड़ो के मृदभांड पर कनखजूरे का अंकन किया गया है और हड़प्पा के मृदभांड पर जाल के मछुआरे या मछुआरे का चित्रण या दूध पिलाती हिरणे का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से नवपाषाण काल के किस स्थल के राख का टीला आयताकार घेरेबंदी के रूप में है? किस स्थल के राख का टीला आयताकार घेरेबंदी के रूप में है जिसे पुरातत्वविदों ने गौशाला के रूप में परिभाषित किया है? तो कहां पर? उतनूर में। ठीक है, उतनूर में है। देखिए, ये उतनूर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश का है। टीजे न्यू बोल्ड द्वारा कुपगल में, जो कुपगल है, कुपगल में सर्वप्रथम राख के टीले को उत्खनित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही दक्षिण भारत में कई स्थानों पर स्थित राख के टीलों को नवपाषाण काल का बताया था। बताया किसने था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। आंध्र प्रदेश को उतनूर तथा पलवाय तथा कर्नाटक के कुपगल, पिकलीहल, बुधिहाल एवं कोडेक्कल से राख के टीले मिलते हैं। आंध्र प्रदेश के उतनूर, पलवाय तथा कर्नाटक के कुपगल, पिकलीहल, बुधिहाल एवं कोडेक्कल से। उतनूर का राख का टीला आयताकार घेरेबंदी के रूप में है जिसे पुरातत्वविदों ने गौशाला के रूप में परिभाषित किया है। तो ध्यान रखिएगा, इन अन्य जो विकल्प हैं यहाँ पर भी राख के टीले मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्यूरिन या तक्षणी निम्नलिखित में से किस काल का प्रधान उपकरण था? ब्यूरिन या तक्षणी निम्नलिखित में से किस काल का प्रधान उपकरण था? तो ये जो है आपका उच्च पूर्व पाषाण काल का। ब्यूरिन या तक्षणी उपकरण ब्लेड से निर्मित थे जो कि स्क्रू ड्राइवर पेज के समान होते थे। आगे बढ़ते हैं। रामायण एक आदिकाव्य है, इनके अनुवादकर्ता किन्हीं भी भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन है? इनके अनुवादकर्ता किन्हीं भी भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, कंबन तथा इबन हरकरण, कृतिवास तथा कंबन, अब्दुल कादिर बदायूं या कंबन, ये सभी के सभी मतलब कंबन, इबन हरकरण, कृतिवास और अब्दुल कादिर बदायूं, इन सभी ने अलग अलग कालों में रामायण का अनुवाद अन्य भाषाओं में किया है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम 12वीं सदी में तमिल में रामायण का अनुवाद इरामावतारम नाम से कंबन ने किया था। किसने किया था? कंबन ने किया था, इरामावतारम नाम से। और मुगल काल में रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूं तथा शाहजहां के काल में इबन हरकरण ने किया था। और अब्दुल कादिर बदायूं ने किसके काल में किया था? ये मुगल काल में किए थे। और शाहजहां के काल में इबन हरकरण ने किया था। और बंगला में रामायण का अनुवाद जो है कृतिवास ने किया था, जिसे बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। 1930 के दशक में रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण का लेखन किया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है जिसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है? तो जो धर्मसूत्र है, धर्मसूत्र में जो है सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। देखिए, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई। पढ़ने की अष्टाध्यायी सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है। कल्पसूत्र के 4 प्रकार हैं: श्रौत्र सूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र और शल्वसूत्र। धर्मसूत्र जो है वो भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत है जिसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। धर्मसूत्र स्मृति ग्रंथों की आधारशिला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य की पुस्तकें संस्कृत में नहीं लिखी गई हैं? तो देखिए, इसमें से जो मिलिंद पन्हो है ये पाली भाषा में है, जबकि अन्य अवदान शतक, महावस्तु, ललित विस्तार ये सभी संस्कृत में है। ठीक है, अवदान शतक ये 2वीं शताब्दी की है। इसके अतिरिक्त आपका अशोक वदान एवं दिव्य वदान 4वीं शताब्दी का है। महावस्तु, ललित विस्तार 1ली-2री शताब्दी के हैं, ये संस्कृत में है। ये आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, सैंधो सभ्यता में निम्नलिखित में से किन की मूर्तियां अप्राप्य हैं? सैंधो सभ्यता में निम्नलिखित में से किन की मूर्तियां जो हैं वो अप्राप्य हैं? तो यहाँ पर गायों की मूर्तियां नहीं मिलती हैं, गायों की मूर्तियां नहीं मिलती हैं। हड़प्पा में मछली, कछुआ, घड़ियाल की मृण मूर्तियां मिली हैं। लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति, कालीबंगा से आक्रामक वृषभ की मृण मूर्ति तथा मोहनजोदाड़ो से वृषभ की मृण मूर्ति प्राप्त हुई हैं। और सैंधो सभ्यता में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मृण मूर्तियां अधिक हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। त्रिपिटक पर प्रमाणिक भाष्य विभाषा शास्त्र निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत में तैयार किया गया था? त्रिपिटकों पर प्रमाणिक भाष्य विभाषा शास्त्र किस बौद्ध संगीत में तैयार किया गया था? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीत के दौरान तैयार किया गया था। विभाषा शास्त्र संस्कृत में लिखित बौद्ध धर्म का विश्वकोश है, इसे वसुमित्र ने लिखा था। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह संगीत कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। बाकी जो 3 और इसके पहले की हुई प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वो सभी के सभी तीनों आपके बिहार में आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, कालीबंगा के प्राक हड़प्पा चरण को निम्नलिखित में से किसने शोथी संस्कृत कहा है? किसने शोथी संस्कृत कहा है? तो अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने शोथी संस्कृत के मृदभांडों की खोज अमलानंद घोष ने की थी। शोथी राजस्थान में घग्घर और चौतांग नदियों के मैदानी क्षेत्र में स्थित प्राक सैंधो स्थल है। अमलानंद घोष ने ही कालीबंगा के प्राक हड़प्पा चरण को शोथी संस्कृत कहा था। इन्होंने जो है मृतभांडों की समानता के आधार पर ही शोथी संस्कृत को प्राक हड़प्पा संस्कृत बताया था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हेमाद्रि चतुर्वर्ग चिंतामणि इन्होंने लिखी थी, और गोविंदाचार्य ने स्मृति मंजरी लिखी। गोविंदाचार्य ने, मध्वाचार्य ने दाय भाग नहीं लिखा है। मध्वाचार्य ने पराशर माधव धर्मशास्त्र लिखी है। ठीक है, और दाय भाग ग्रंथ के लेखक कौन है? जीमूत वाहन है। दाय भाग के लेखक कौन है? जीमूत वाहन है। तो सी वाला सही नहीं है। देवण भट्ट जो है इनकी स्मृति चंद्रिका है। महात्मा बुद्ध के पंच स्कंधवाद एवं द्वादश निदानों का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? तो इसका वर्णन सुत्त पिटक में, जो 3 पिटक है उसमें से सुत्त पिटक में ये इसका वर्णन किया गया है। त्रिपिटक 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक सबसे बड़ा और सर्वोच्च पिटक है। इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। इसके पंच स्कंद एवं द्वादश निदानों का वर्णन हुआ है। अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन हुआ है, जो ये अगुंतर निकाय है। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए, बताने इनमें से कौन सा सही है। तो पहला देखिए, लोथल एवं सुरकोड्डा जैसे नगरों में संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ था। ये सही है, पहला वाला सही है। दूसरा, चंदहुदड़ों और अल्हा दीनों की किलेबंदी की गई थी। नहीं, इन दोनों की किलेबंदी नहीं की गई थी, तो ये गलत हो गया। तीसरा, कालीबंगा के मकान निर्माण में पकी हुई ईंट का प्रयोग हुआ था। नहीं, कालीबंगा, देखिए आवासीय भवन पक्की ईंटों के बनते थे, परंतु कालीबंगा के मकान निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, तो तीसरा वाला भी गलत हो गया। चौथा, लोथल में सीढ़ीदार सार्वजनिक नाली के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये कथन सही है। तो इस प्रकार से पहला और चौथा सही है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, वेदांग का नाम तथा क्रम से विवरण निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? तो ये मुंडक उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? मुंडक उपनिषद में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, वेदांग को वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना गया है। वेदांग को वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना गया है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे तमिल साहित्य का बाइबिल एवं पंचम वेद कहा जाता है? तो कुरुल जो है, कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना किसने की थी? तिरुवल्लुवर ने। तिरुवल्लुवर की यह रचना है कुरल। इसे तमिल साहित्य का बाइबिल एवं पंचम वेद भी कहा जाता है। इसमें 18 लघु कविताओं का संग्रह है। आगे चलते हैं, संगम ग्रंथों में निम्नलिखित में से किन फसलों की पैदावार का बड़ा सजीव वर्णन मिलता है? किन फसलों का? तो इसमें रागी एवं गन्ने का सजीव वर्णन मिलता है। देखिए, इस काल में धान और गन्ना आदि जो है कुछ प्रमुख फसलें थीं।
कावेरी डेल्टा के बारे में संगम साहित्य में वर्णित है कि जितनी जमीन पर एक हाथी लेट सकता था उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती थी साल भर, मतलब उसकी उपजाऊपन की बात की गई है। आगे बात करते हैं स्तूपों की संरचना में हर्मिका का तात्पर्य होता है, क्या होता है? तो ये देव सदन, हर्मिका का तात्पर्य जो है वो देव सदन होता है। देखिए स्तूपों की संरचना के देखेंगे जो उल्टा कटोरा जैसा होता है, वो उल्टा कटोरा या इसे अंड कहते हैं, मेधि, हर्मिका, यष्टि एवं छत्र ये महत्वपूर्ण अंग होते थे। स्तूपों में गर्भगृह नहीं होते, अपितु इनकी जगह पे हर्मिका होती है। क्या होती है? स्तूपों में गर्भगृह नहीं होता है, इसमें इनकी जगह पे हर्मिका होती है। और हर्मिका के ऊपर छत्र के आकार का एक छत्रदंड होता था। आगे चलते हैं, किस शैली में निर्मित मंदिरों का गर्भगृह देउल कहलाता है? तो जो कलिंग शैली है, कलिंग शैली का गर्भगृह देउल कहलाता है। और इस शैली में निर्मित मंदिरों के मंडप को जगमोहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जगमोहन कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिए अगला है, बनास संस्कृत के किन स्थलों में तांबे के उपकरण के साथ पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ पर? गिलुंद तथा मरमी में, गिलुंद तथा मरमी में। आहड़, गिलुंद, मरमी एवं बालाथल बनास संस्कृत के प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। तो ये आहड़ है, बालाथल है, गिलुंद तथा अरमी है, ये बनास संस्कृत के प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल है। यह स्थल बनास नदी क्षेत्र में, इसलिए यहाँ के ताम्र पाषाण संस्कृत को बनास संस्कृत भी कहते हैं। आहड़ एवं बालाथल से लघु पाषाण उपकरण न मिलने से सांकेलिया महोदय ने आहड़ या बनास संस्कृत को ताम्र पाषाणिक तो माना परंतु ताम्र पाषाणिक नहीं, ताम्र संस्कृत तो माना परंतु ताम्र पाषाणिक नहीं माना। जबकि इन दो स्थलों को छोड़कर बनास संस्कृत के अन्य स्थलों से पाषाण उपकरण मिले हैं जो इस संस्कृत की ताम्र पाषाणिक संस्कृत में स्थापित करते हैं। तो दोनों कहाँ मिले हैं? गिलुन तथा मरमी में। निम्नलिखित में से किसने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा था? तो गार्डन चाइल्ड ने कहा था। ये ऑस्ट्रेलिया के पुरातत्वविद रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने नगरों को प्रभावित करने का सबसे पहला प्रयास इन्होंने ही किया था और नगरों के 10 लक्षण बताए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, 2 सूचियां हैं हड़प्पा स्थल और नदी का, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर है। रंगपुर जो है ये गुजरात में मादर नदी के तट पर है। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर है, तो 4 से मिला दीजिए। बालाकोट बिदार नदी के तट पर स्थित है, 2 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं। तो आपका पहला कथन है कि उत्तर भारत में लेखन कला की शुरुआत के प्रथम प्रमाण मौर्य काल से मिलता है। ये सही बात है। मौर्य काल से चट्टानों को काटकर स्थापत्य निर्माण का युग प्रारंभ होता है। ये दोनों के दोनों कथन आपके यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। संगम युग के चोल राज्य में धनी बेल्लार या बल्लाल को निम्नलिखित में से कहा जाता था। संगम युग के चोल राज्य में धनी बेल्लार या बल्लाल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो ये जो है वेल एवं अरशु कहलाते थे, वेल एवं अरशु। देखिए, संगम युग में चोल राज्य ने धनी बेल्लार या बल्लाल में सैनिक एवं असैनिक दोनों प्रकार के अधिकारी होते थे। बड़े कृषक भी इस वर्ग में आते थे। निर्धन बेल्लार में कडेशियर मतलब कृषक मजदूर आते थे। तो बेल एवं अरशु। आगे बात करते हैं, प्राक सैंधव के किस स्थल के अंतिम चरण से झूकर एवं झांगर संस्कृत के प्रमाण मिलते हैं? तो कहां से मिलते हैं? आमरी से। आमरी प्राक सैंधव क्षेत्र का प्रमुख स्थल है जिसकी खोज एवं उत्खनन 1929 में NG मजूमदार ने किया था। आमरी से ही 12 सिंघा के प्रमाण भी मिलता है और राइनो या गैंडे की हड्डियां केवल आमरी से ही मिलती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की उगाई गई पहली फसल निम्नलिखित में से थी, क्या कौन सी थी? तो ये आपकी रागी थी। नवपाषाण काल की उगाई गई पहली फसल दक्षिण भारत में रागी थी। दक्षिण भारत के नवपाषाण संस्कृति की कालावधि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है।
और इस काल की अर्थात नवपाषाणी काल की यहाँ की रागी और कुत्थी यहाँ की प्रमुख फसलें थीं। और कृषि जन्य बाजरा दक्षिण भारत में जो है वो नवपाषाण काल में ही आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। नवपाषाण काल के किस घाटी के स्थल विविध प्रकार के शव दफनाए जाने की प्रथा के कारण प्रसिद्ध थे? तो यह है स्वात घाटी। स्वात घाटी, ठीक है। स्वात घाटी के प्रमुख नवपाषाण स्थल लोयबन्ना, अलीग्राम आदि हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं और बताना उपयुक्त में से कौन सा या से सही है। पहला है बेलन घाटी से पुरापाषाण, मध्यपाषाण एवं नवपाषाणिक युगीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये कथन आपका सही है। दूसरा, बेलन घाटी से सर्वप्रथम निम्न पूर्व पाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। नहीं, बेलन घाटी का महत्व इसमें है कि इसी घाटी से सर्वप्रथम उच्च पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल नहीं, निम्न पूर्व पाषाण काल नहीं, उच्च पुरापाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, न कि निम्न पूर्व पाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य। तो यहां पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आखेटक संग्रहक से प्रारंभिक कृषि में संक्रमण का निम्नलिखित में से प्रतिनिधि स्थल कौन सा है? तो यह है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो ये बेलन घाटी इलाहाबाद में स्थित है। इस स्थल की खोज बी.डी. मिश्र ने 1967 में की थी। चौपानी मांडो को पुरापाषाण काल तथा मध्यपाषाण काल के बीच की संक्रमण अवस्था का प्रतीक माना जाता है। यह आखेटक संग्राहक से प्रारंभिक कृषि में संक्रमण का प्रतिनिधि स्थल रहा है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दो कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सही है। पहला, कुषाण शासकों में केवल बिम कटफिशस एवं कनिष्क ने चांदी का सिक्का चलाया था। ये कथन आपका सही नहीं है। देखिए, कुषाण शासकों में दो ही लोगों ने चलाया था, पर कौन कौन? बिम कटफिशस एवं हुविस्क ने, कनिष्क ने नहीं चलाया था। बिम कटफिशस एवं हुविस्क ने चांदी का सिक्का चलाया था, अन्यथा कुषाणों में चांदी के सिक्कों का अभाव मिलता है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, शेष कुषाण शासकों में चांदी के सिक्कों का अभाव दिखता है, ये कथन सही है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सर्वप्रथम, किस कला में देशीय तत्वों का उदय तथा समाज के विभिन्न वर्गों का स्वरूप प्रदर्शित किया गया है? तो ये किया गया है कुषाण कला में। किसमें? कुषाण कला में। एक सेकेंड, नहीं, ये कुषाण कला नहीं होगा, ये आपका शुंग कला होगा। ठीक है, देखिए, शुंग कला में लौकिक विषयों की प्रधानता थी। यह मूलतः लोक कला रही है। शुंग काल में राजकीय कला के स्थान पर लोक कला की प्रतिष्ठा हुई है। सर्वप्रथम शुंग कला में ही देशी तत्वों का उदय होता था, समाज के विभिन्न वर्गों का स्वरूप प्रदर्शित किया गया। यही कारण है कि शुंग कला से तत्कालीन भारत के जन जीवन को समझने में काफी सहायता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्कंदगुप्त के किस लेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण एवं पहला अभिलेख है। अगस्त लोपामुद्रा का विवाह निम्नलिखित में से किस विवाह का उदाहरण है? तो ये जो है आर्ष विवाह का उदाहरण है। आर्ष विवाह, देखिए, भारतीय संस्कृति में विवाह को संस्कार का दर्जा दिया गया और मुख्यतः 8 प्रकार के विवाहों का सबसे प्रारंभिक उल्लेख उत्तर वैदिक काल के गृह सूत्रों में मिलता है। आर्ष विवाह में कन्या का पिता वर से एक जोड़ी गौ मिथुन लेकर अपनी कन्या का विवाह उससे कर देता है। इसमें पिता अपनी पुत्री को बेचता नहीं था। अगस्त लोपामुद्रा का विवाह आर्ष विवाह का उदाहरण रहा है। आगे बात करते हैं, अक्षय नीबी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस युग के अभिलेखों में मिलता है? तो ये उल्लेख आपका कुषाणों के युग में मिलता है। कुषाण युग में 2 नई प्रथाओं की शुरुआत होती है, एक अक्षय नीबी प्रथा, दूसरा देवकुल प्रथा। तो थोड़ा समझ लेते हैं। अक्षय नीबी या न्यास संपत्ति का अर्थ है भू राजस्व का स्थायी दान। कुषाण युग के अभिलेखों में इसका प्रथम उल्लेख मिलता है। वहीं गुप्त युग में यह प्रथा व्यापक हो गई थी। दूसरा, देवकुल प्रथा, राजा की मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करने की प्रथा देवकुल थी। कुषाणों ने यह प्रथा रोमन शासकों के अनुकरण पर चलाई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन है, उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? तो देखिए, पहला, मंदिर निर्माण कला का पूर्ण विकास गुप्त काल में होता है। नहीं, गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म होता है, उसका पूर्ण विकास नहीं होता है। मंदिर निर्माण कला का पूर्ण विकास गुप्तोत्तर काल में होता है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, नागर मंदिर की आधारभूत योजना अष्टभुजी होती है। नहीं,
नागर शैली या नागर मंदिर की आधारभूत योजना वर्गाकार होती है, वर्गाकार होती है। तो ये भी गलत हो गया, दो के दोनों गलत हैं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। दक्षिण भारत में श्रेष्ठी संगठनों को अभिलेखों में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? तो इन्हें समया कहा गया है। क्या कहा गया है? समया कहा गया है। दक्षिण में श्रेष्ठी संगठनों को अभिलेखों में समया कहा गया है। दक्षिण में अयवोले या एहोल सर्वाधिक शक्तिशाली श्रेणी संगठन था, जिसका प्राचीनतम उल्लेख लड़खान मंदिर से प्राप्त हुआ है। अमरावती स्तूप लेख में निगम के सदस्य श्रेष्ठी, श्रेष्ठी प्रमुख आदि का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने फर्श एवं छत बनाने में खपराइल या टाइल्स का प्रयोग शुरू किया था? किसने शुरू किया था? कुषाणों ने शुरू किया था, कुषाणों ने। एक मरणोत्तर युग के भवन जो है पक्की ईंट के बने थे। कुषाणों ने फर्श एवं छत बनाने में खपराइल या टाइल्स का प्रयोग शुरू किया। कुषाणों ने फुहार एवं टोटी वाले पात्र के प्रयोग की शुरुआत की। और स्मरण रहे, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम टाइल्स तथा पक्की ईंटों के प्रयोग की शुरुआत सातवाहनों द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि साउथ में यदि बात करेंगे तो वहां पे सातवाहनों द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसके प्रमाण करीमनगर जिले में पेड़ डम्बाकुर से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक के पश्चात कुषाण मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि एवं प्राकृत भाषा तिरोहित हो गई? किस कुषाण शासक के पश्चात कुषाण मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि एवं प्राकृत भाषा तिरोहित हो गई, समाप्त हो गई? तो बिम कटफिशर्स के बाद, बिम कटफिशर्स के बाद। देखिए, कुषाणों को यूची या तोखारी भी कहा जाता था। इन्हीं को भारतीय साहित्य में ऋषिक भी कहा गया है। आगे चलते हैं। ठीक है, बिम कटफिशर्स जो था वो अंतिम कुषाण शासक था जिसने द्विभाषा एवं द्विभाषा खरोष्टी एवं यूनानी का प्रयोग किया था। इसके पश्चात कुषाण मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि एवं प्राकृत भाषा तिरोहित हो जाती, समाप्त होती है। पान एवं सुपारी का उल्लेख संगम युग के किस रचना में हुआ है? तो इसका उल्लेख जो है तोलकाप्पियम में हुआ है। देखिए, एक सेकंड, ये जो है संस्कृत में पान पत्ते को तांबुल एवं सुपारी को गुवक कहते हैं। पान और सुपारी का उल्लेख जो है ये तुपकप्पियम नहीं, शिलप्पादिकारम और पत्तु प्यातु अर्थात सी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और पान के पत्ते एवं सुपारी का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण पूर्व एशिया में किया गया था। कालिदास के रघुवंश में इसके प्रचलन का श्रेय दक्षिण भारतीयों को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं और बताना है कौन से सही है। मौर्य साम्राज्य की भांति गुप्त राज बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त था। ये कथन आपका सही नहीं है, ये कथन आपका सही नहीं है। देखिए, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के प्रशासन की विशेषता है सामंतवादी प्रवृत्ति में वृद्धि तथा केंद्रीय नियंत्रण की प्रवृत्ति में ह्रास। मतलब यहाँ पे केंद्रीकरण कम होता जाता है, जबकि मौर्य काल में केंद्रीकरण ज्यादा था। तो यहाँ पर पहला वाला जो कथन है आपका वो गलत। दूसरा, गुप्त काल में भूमिकारों की संख्या में वृद्धि होती गई और भूमिकारों की संख्या में वृद्धि होती गई। मतलब यहाँ पे किसानी ज़्यादा बढ़ती है और वाणिज्य करों की संख्या जो है वो घटती गई। तो पहला गलत है, दूसरा वाला सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। दक्षिण चित्र नामक टिप्पणी का संकलन निम्नलिखित में से किसके शासन के समय किया गया है? दक्षिण चित्र नामक टिप्पणी का संकलन, तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में के शासनकाल में किया गया है। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसका शीर्षक क्या था? चित्तिरकार पुल्ली था। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसका स्वर्ण युग कहा? तो एक सेकंड, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण युग कहा? ठीक है, तो किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। के.एम. मुंशी ने कहा था। वार्नेट ने जो है गुप्त काल को भारत का पेरिक्लीन युग कहा था, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, नवपाषाण युगीन संस्कृत की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, मृत भांडों का निर्माण,
नवपाषाण युगीन संस्कृति की विशेषता रही है। पाषाण औजारों का पालिश करना, मृतकों को दफनाने के लिए ताबूत के रूप में बड़े बर्तनों का उपयोग किया गया है, ये सभी विशेषताएं। पर चित्रकला की पहली बार शुरुआत वो नवपाषाण काल में नहीं है। चित्रकला की पहली बार शुरुआत मध्य पाषाण युग से होती है, मध्य पाषाण युग से होती है, ना कि नवपाषाण युग से। तो डी ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस मुद्रा में है? तो ये जो है आपकी त्रिभंग मुद्रा में। किस मुद्रा में? त्रिभंग मुद्रा में। ये कुछ एस टाइप का ऐसा होता है त्रिभंग मुद्रा। मोहनजोदाड़ो से त्रिभंग मुद्रा में नृत्य करती हुई लड़की 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष ईसा पूर्व की आरंभिक कांस्य मूर्ति है। भंगिमाएं जो 4 प्रकार की होती हैं, अभंग, समभंग और अतिभंग और त्रिभंग। आगे बढ़ते हैं। लगभग 400 स्थलों से प्राप्त लाल पॉलिश युक्त आरपीडब्ल्यू बर्तनों के टुकड़े का मुख्य प्राप्ति स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कहाँ सबसे अधिक मिले हैं? तो ये गुजरात से मिले। कहाँ से? गुजरात से मिले हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 2 सूचियां दी गई हैं, बृहद शिलालेख और उसके खोजकर्ता, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, गिरनार की खोज जो है कर्नल टाड ने, तो 4 से मिला दीजिए। जौगढ़ की वाल्टर इलियट, 3 से मिला दीजिए। धौली की कीटो, 1 से मिला दीजिए। शहबाजगढ़ी की जनरल कोर्ट, 2 से मिला दीजिए। तो 4 3 1 2 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण गंग वंश के द्वारा कराया गया था। गंग वंश के द्वारा। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति 57 फीट 57 फुट ऊंची एकाश्म मूर्ति है, मतलब एक ही पत्थर को काट के बनाई गई है। ये कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में बिंदगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। ये जैन भगवान बाहुबली से मतलब ये एक प्रकार से जैन धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किनके समय सातवाहनों का संघर्ष शकों की कार्दमक शाखा से हुआ था? तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के समय में। वशिष्ठ पुत्र गौतम में, देखिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी के उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय सातवाहनों का संघर्ष शकों की कार्दमक शाखा से हुआ था। और कार्दमक शाखा के चेस्टन ने सातवाहनों से पश्चिम मालवा जीत लिया था। संगम युग में सर्वाधिक प्रचलित विवाह निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पेरुंदिड़े ये प्रचलित विवाह था। तोलकाप्पियम में वर्णित है कि दक्षिण तथा संगम युग में विवाह को संस्कार के रूप में आर्यों ने स्थापित किया। संगम युग में एक पक्षीय प्रेम विवाह को कक्किड़े, सर्वमान विवाह को पेरुंदिड़े तथा प्रेम या गंधर्व विवाह को 5 तिड़ाई कहा जाता था। तो यहाँ पे सर्वमान विवाह होता था, तो सर्वमान विवाह पेरुंतिड़े होता था। ये कक्किड़े जो है एक तरफा प्रेम विवाह होता था। और आपका जो प्रेम विवाह होता था वो गंधर्व विवाह को या गंधर्व विवाह को 5 तिड़ाई कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हिंद एवं शासकों में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है आपकी यूक्रेटाइडिस से। हिंद एवं शासक था। तो देखिए, हिंद एवं शासकों ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, लेकिन भारत में हिंद एवं शासकों की मुद्राएं मुख्यतः चांदी एवं तांबे की ही हैं। डियोडोटस, यूथिडेमस, यूक्रेटाइडीज आदि के सोने के सिक्के मिलते हैं, परंतु हिंद एवं शासकों में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा यूक्रेटाइडीज की प्राप्ति से ही प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैटलॉग ऑफ द कॉइन्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉन एल्वन। एक सेकेंड, हाँ, जॉन एल्वन है। जबकि कॉइन्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कनिंघम है। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय मालवा गणराज्य किस नदी के तट पर स्थित था? मालवा गणराज्य ये रावी नदी के तट पर स्थित था। मालो या मलोई गणराज्य रावी नदी के दोनों तटों पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 51। सर्वप्रथम किस शासक ने सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किया था? ठीक है, देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किसने किया था? गोडो फर्निज ने। तो देखिए, शक पहलो शासक गोडो फर्निज के सिक्कों पर खरोष्टी लेप के साथ देवव्रत
अप्रतिहत तथा एवं धार्मिक की उपाधि मिलती है। और सर्वप्रथम गोडोफर्निच ने सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। शुनेत शुनेत या लुधियाना से प्राप्त 30,000 सिक्के प्राचीन भारत के किस गणराज्य के हैं, जिस पर बैल का प्रतीक के साथ जमयंथर जमयंधर अंकित है? तो ये आपका है योद्धे राज्य का, योद्धे गणराज्य का था ये। 53 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम भारी मात्रा में आहत सिक्कों के निर्माण का श्रेय नंद शासकों को निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो ये दिया है एलन ने, साहित्यकार इतिहासकार एलन ने। देखिए, मौर्य टकसालों में तैयार मुद्राओं को कोष प्रवेश कहा जाता था, ये फैक्ट को याद रखिएगा। किस गुप्तकालीन शासक को अप्रतिरथ किस गुप्तकालीन शासक को अप्रतिरथ कहा गया है? तो देखिए, समुद्रगुप्त को अप्रतिरथ कहा गया है। इसके विषय में कहा जाता है कि युद्ध के कारण इसका समस्त शरीर घावों से भरा था। प्रयाग प्रशस्त में तत्कालीन आयुधों में परशु, बतिस्क, नाय, शर, शंकु आदि का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित सभा एवं समिति को क्रमशः अपर हाउस एवं लोअर हाउस निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो ये लुडविंग ने कहा है। किसने कहा है? लुडविंग ने कहा है। आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? तो सर्वप्रथम आहड़ से प्राप्त होता है। देखिए, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रमाण हल्लूर एवं कुमारन हल्ली से मिलता है। आगे चलते हैं, और ये एक फैक्टर याद रखिएगा, सबसे पहली बार कृषि में प्रयोग आने वाले लौह उपकरण जो है वो एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। एटा जिला आपका उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। विष्टि या वेगार की चर्चा निम्नलिखित में से किस अभिलेख में की गई है? तो इसकी चर्चा आपका वाकाटक अभिलेख में, किसमें? वाकाटक अभिलेख में की गई है। लेकिन किसी भी गुप्त अभिलेख में इसका उल्लेख नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। मरुस्थल का उल्लेख ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद में किस नाम से किया गया है? तो धनवो के नाम से किया गया है। गुप्त काल में पंचायतन शैली में निर्मित प्रथम मंदिर निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ये है आपका दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के झांसी के ललितपुर जिले में बेतवा या बेत्रवती नदी के किनारे स्थित है, और नागर शैली का पहला पुरातात्विक उदाहरण इसी मंदिर को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में वर्णित पलवा का आश्रय निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आश्रय है एक प्रकार की नाव। क्या है? एक प्रकार की नाव। अगला है आर्यभट्ट के प्रसिद्ध शिष्य जिन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा गया, निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हैं लाट देव। आर्यभट्ट के प्रसिद्ध शिष्य लाट देव जिन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन से सही हैं। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में सप्त सैंधो अर्थात 7 नदियों का उल्लेख है। सही है। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63। गुप्त काल में मंदिर जो ईंटों से निर्मित है के संबंध में विचार कीजिए। मतलब इन्हें बताना है कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित रहे हैं। तो देखिए, भितरगांव, शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और भुमरा का शिव मंदिर, ये तीनों भितरगांव, शिरपुर, एक सेकंड, भितरगांव, शिरपुर और पहाड़पुर का मंदिर 134 अर्थात सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, कुछ थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जो गुप्तकालीन वास्तुकला रही इस काल के जो ईंटों से निर्मित मंदिर है उसमें भितरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये आपका छत्तीसगढ़ रायपुर में है, तथा बांग्लादेश के राजशाही जिला में पहाड़पुर है। ये 3 है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी निम्नलिखित में से किस पुस्तक से मिलती है? तो ये जानकारी प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका से मिलती है। आटविक जातियों का उल्लेख अशोक ने अपने निम्नलिखित में से किस शिलालेख में किया है?
तो ये 13वें शिलालेख में किया गया है इनका उल्लेख। 13वें शिलालेख ये जनजातियां थीं, ठीक है। 13वें शिलालेख में ही कलिंग युद्ध का वर्णन भी है, और 13वें लेख को सहबाजगढ़ी संस्करण भी कहते हैं। और इसी लेख में अशोक आठवीं जनजातियों को धमकी भी देते हैं कि वे धम्म का मार्ग धारण करें, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। क्वेश्चन नंबर 66, अशोक के किस स्तंभ लेख में औरंगजेब का एक अभिलेख तथा सर्वेक्षक रियुबेन बरो का नाम अंकित है? किसमें है? लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख में। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख में। अशोक के बृहद स्तंभ लेखों में सबसे सुरक्षित लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख है। एक चीज ध्यान रखिएगा, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ एवं रामपुरवा स्तंभ, ये तीनों बिहार के चंपारण जिले में स्थित हैं। लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ये है प्राचीन काल में सामुद्रिक यात्रा में प्रयुक्त जल यंत्र का उल्लेख निम्नलिखित में से मिलता है। कहां पर मिलता है? शमरांगढ़ सूत्रधार में। शमरांगढ़ सूत्रधार में मिलता है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? तो ये आपका जबालोपनिषद में मिलता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, मूसिक राजवंश का संबंध प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो इसका संबंध उत्तरी केरल से था। मूसिक राजवंश का संबंध प्राचीन भारत में उत्तरी केरल से था। देखिए, 11वीं सदी में अतुल ने मूसिक वंश नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, कायस्थों का वर्णन एक वर्ग के रूप में गुप्त काल के किस स्मृति में मिलता है? कायस्थों का वर्णन एक वर्ग के रूप में, देखिए गुप्त काल में कायस्थ एक वर्ग थे, जाति नहीं थे, तो इनका वर्णन जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। और लेकिन एक जाति के रूप में इनका पहला वितरण जो है या विवरण ओशनस स्मृति में मिलता है। ओशनस स्मृति में मिलता है। और कायस्थों का उल्लेख जो है मुद्राक्षस में भी है। और गुप्त अभिलेखों में प्रथम कायस्थ शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला है, वैदिकोत्तर भारत में निम्नलिखित में से किसने एक व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की? किसने एक व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की जिसमें न्यून कोण, अधिक कोण एवं समकोण का वर्णन किया है? तो आपस्तंभ ने। तंब, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, सिकंदर जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत भूमि पर आक्रमण किया का सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सेनापति जो था वो हेफ्रेस्तियान तथा पेडियस थे। अगला है, महात्मा बुद्ध के संबंध में आदि बुद्ध की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो ये उल्लेख जो है, देखिए वज्रायन में जो है महात्मा बुद्ध को आदि बुद्ध कहा जाता है। और आदि बुद्ध की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अशंग ने किया था। किसने? अशंग ने किया था। आदि बुद्ध के मानवाकृति को वज्रधर कहा जाता है। और 9वीं शताब्दी में नालंदा वज्रायन का केंद्र रहा है तथा पाल युग बौद्ध वज्रायों तथा वज्राचार्यों और सिद्धाचार्यों का युग था। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, गौतम धर्मसूत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है? तो इसका संबंध जो है सामवेद से। किससे है? सामवेद से है। देखिए, कल्प वेदांग से अन्य सूत्र ग्रंथ निकले हैं जिसमें स्रोत सूत्र, गृह सूत्र एवं धर्म सूत्र आता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। इसका संबंध जो है किससे है? वो सामवेद से है। और गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो ये वज्रायन का प्रमुख ग्रंथ है। वज्रायन संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ गुहा समाज एवं मंजूश्री मूल कल्प है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।